3 दिन हो गए हैं, पहले फायरिंग, फिर पथराव और अब आगजनी। आखिर उपचुनाव का दंगल हिंसा का मैदान कैसे बन गया? वोटिंग से एक दिन पहले आदिवासियों पर फायरिंग हुई। वोटिंग के एक दिन बाद रावत और जाटव समाज के बीच विवाद हुआ, लाठी डंडे चले और पथराव तक हो गया। वोटिंग के बाद गोहरा गांव में आगजनी की वारदात हुई। लोगों में डर का माहौल है और उधर सियासतदान भोपाल तक बयानों के तीर छोड़ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है बीजेपी ने यह सब किया है, बीजेपी कह रही है यह कांग्रेस का षड्यंत्र है। इस सब के बीच प्रशासन की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। फायरिंग हो गई, दो पक्ष भिड़ गए, आगजनी हो गई, गांव की बिजली काट दी गई और प्रशासन मौन है। कहां है? विजयपुर टू भोपाल, बवाल पर सवाल। ये बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। ये आग लगा दी गई उनके घरों में, ये आज रात की घटना। आखिर ये कैसा मध्य प्रदेश बनाना चाहती है बीजेपी? केवल 1200 रुपए देके लाडली बहना के वोट चाहिए और उसी लाडली बहना के पतियों को अपने गुंडों से पिटवाती है। ये कांग्रेस की फितरत रही है और जिस प्रकार से कांग्रेस ने जो काम किया है, योजनाबद्ध तरीके से आक्रमण कराना। उपचुनाव के बाद तनाव, किसका हिंसक दांव? और अब ये जाटवों को, जाटव समाज के लोगों के गांव घेर घेर के मार रहे हैं, आग लगा रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी, इसका उत्तर है मोहन यादव के पास। इस प्रकार के झूठ और छलकपट की राजनीति नहीं चलेगी, कड़ी कार्रवाई भी होगी, ऐसे लोगों को जवाब भी मिलेगा। सियासी साख की लड़ाई, हिंसा पथराव पर क्यों आई? चुनाव से पहले, चुनाव के बाद 3 दिन हो गए हैं विजयपुर में भड़की हिंसा की आग। पहले फायरिंग, फिर पथराव और अब आगजनी। आखिर ये सब क्या हो रहा है? उपचुनाव में हिंसा के सहारे किसने दहशत फैलाई? उपचुनाव में हिंसा के सहारे किसने दहशत फैलाई? सियासतदान खुद एक दूसरे को हिंसा के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। विजयपुर में लगी आग का राग राजधानी भोपाल तक है, लेकिन इसके पीछे कौन है उसका कुछ नहीं पता। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। और इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है, यह सब हो कैसे रहा है, कौन कर रहा है या करवा रहा है? आज इसी पर महाडिबेट में करेंगे चर्चा, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं महाडिबेट के आज के सवालों पर। और हमारे आज के सवाल हैं, क्यों बना तनाव वाला माहौल? यह सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, हिंसा के 3 दिन, आखिर प्रशासन है कहां? तीसरा और आखिरी सवाल, चुनावी जंग में हिंसा की आग कैसे आ गई? इन तीनों सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपने बेहद खास मेहमानों से, पैनल से तारुफ करा देते हैं। सुरेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ, स्वागत है आपका। मंजरी जैन जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। संतोष गौतम जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आप दोनों का बहुत स्वागत है। संदीप सिंह साहब हैं, दलित चिंतक हैं, आपका स्वागत है। और आलोक वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन आज का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि यह हो क्यों रहा है। अलग अलग घटनाओं का जिक्र हमने ओपनिंग में भी की कि आखिर कैसे वोटिंग से पहले फायरिंग हो गई, आदिवासी टारगेट पर थे, फिर 2 समुदाय आमने सामने आ गए और अब एक गांव में आगजनी हो गई, गांव को घेर लिया गया। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सवाल है। सबसे पहले संतोष गौतम जी, आपके पास आऊंगा। बीजेपी कह रही है आपका षड्यंत्र है, आप कह रहे हैं बीजेपी करा रही है। दूसरा, अगर वाकई आप लोगों के पास सबूत हैं तो फिर बैठे क्यों हैं? आरोप प्रत्यारोपों से कैसे बात बनेगी? जाइए थाने। जीतू पटवारी साहब कुछ दिखा रहे थे, टैब में वीडियो दिखा रहे थे, उस वीडियो को लेके जाइए, शिकायत करिए। गौतम जी, मुद्दे की शिकायत कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है, चाहे वो चुनाव आयोग को हो, चाहे स्थानीय स्तर पर पुलिस को शिकायत करना हो। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस और प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर वहां पर काम कर रहा था विजयपुर के चुनाव में, इतिहास में इतना शर्मनाक परिदृश्य पहले कभी देखा नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर अगर चुनाव आयोग ही काम करने लग जाए और जिस प्रकार से निर्वाचन अधिकारी और सब कोई एक्शन नहीं ले इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पर, कि गोलीबारी हो गई, वहां पर गांव जलाने तक की घटनाएं सामने आ रही हैं, पीठासीन अधिकारी को पीटा गया, लोगों को वोट
वोट नहीं डालने दिया गया, लोगों के साथ मारपीट हुई जो पूरे परिवार के साथ आए थे, जाटव समाज के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके बाद अगर मध्य प्रदेश की सरकार कुछ कर नहीं रही है, इसका मतलब साफ है कि हार की बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरों पर झलक रही है और साफ है कि ये इन प्रकार इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। संतोष गौतम जी सीधे सरकार पर अगर आप वार कर रहे हैं तो एक सवाल जरूर बनता है, ये बताइए ना, जहां चुनाव हो रहा है वहां का एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के हाथ में होगा या चुनाव आयोग के? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं प्रशांत जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। चुनाव आयोग को हालांकि निष्पक्ष भूमिका में काम करना चाहिए था, लेकिन जो वहां देखा गया, चुनाव आयोग ने वहां बिल्कुल भी निष्पक्षता नहीं निभाई है। वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर पूरे समय लगा रहा। और मैं तो कहता हूं कि कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता क्या है? प्रशासन और पुलिस है ना उसके कार्यकर्ता बनकर काम करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में इससे बुरा उदाहरण चुनाव में पहले कभी देखा नहीं गया जो विजयपुर के चुनाव में देखा गया है। चलिए ठीक है, मंजरी जैन जी, आप भी यही कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का षड्यंत्र है। अगर कांग्रेस का षड्यंत्र आपको नजर आता है, आपके नेता, बड़े बड़े नेता प्रदर्शन कर रहे हैं अपने समर्थकों के साथ, अरे भाई कुछ है तो आप भी शिकायत क्यों नहीं करते? वो तथ्य लाइए ना, सबूत पेश करिए ना। जो भी अपराधी हैं, जिन्होंने ये षड्यंत्र पूर्वक इस तरीके से इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है, हार की बौखलाहट से कांग्रेस ने ही इस चुनाव को बाधित करने की जो कोशिश की है, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ जो भी अपराधी हैं, जो भी इनके गुंडा राज जो इन्होंने पाल रखे हैं गुंडे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनको तो किसी भी चीज पर भरोसा नहीं है। अभी तो ये चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहे हैं, प्रशासन पर उंगली उठा रहे हैं। अभी रिजल्ट आने दीजिए, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लगेंगे। इनके असफल अध्यक्ष जीतू पटवारी जी खुद को साबित करने में लगे हुए हैं। अगर जीत गए तो राहुल गांधी के सर सहरा बंधने लगता है और हार गए तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं। तो ये इनकी जो मानसिकता है वो सबके सामने ध्यान से सुनिएगा, आ रहा हूं आपके पास जी। बौखलाहट इनकी नजर आ रही है। हम बुधनी और विजयपुर दोनों भारी बहुमतों से जीत रहे हैं। ये तो पहले मंजरी जी बात यहां थी, सवाल ये था कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आरोपों में वाकई दम है, अगर तो कुछ आपके पास होना चाहिए बताने के लिए कि ये हुआ, इनके गुंडे हैं, कांग्रेस के गुंडे हैं, तो कौन है, कैसे, कुछ सामने तो रखिए। बिल्कुल सामने आएगी सच्चाई प्रशांत जी, आप देखिए। और इनके द्वारा जो षड्यंत्र किया गया सरकार को बदनाम करने के लिए, शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए, चुनाव को बाधित करने के लिए, निश्चित तौर पर वो नाम भी सामने आएंगे, वो अपराधी भी सामने आएंगे, उनको सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा। गौतम जी, आपके गुंडे वहां गुंडाई कर रहे हैं, सीधा आरोप है मंजरी जैन जी का। गौतम जी आवाज आ रही है आपको? पूरी टीम आई थी, राजस्थान के भी लोग तो उसमें हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि प्रशांत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, कंटिन्यू। प्रशांत जी, मैं कह रहा हूं कि हमने तो नामजद गुंडों के नाम लेकर आरोप लगाए हैं और संबंधित थानों को भी और चुनाव आयोग को भी और कलेक्टर को भी हमने शिकायतें की हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि वो गुंडे कांग्रेस के थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या सो रही है? क्या प्रशासन अक्षम है? वो जांच करके पता लगाए कि वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे थे कि कांग्रेस के थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पल रहे गुंडों को इतनी छूट मिली हुई है कि उन्होंने चुनाव को प्रभावित करने के लिए गोलियां तक चला दी आदिवासी भाइयों पर। गोलियों बंदूकों के साए में आदिवासियों पर जो गोलियां चलाई गई है, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को आगे भी भुगतना पड़ेगा। हमारे आदिवासी समाज के भाइयों पर जिस प्रकार से गोलियां चलाई गई है, इन्होंने अपनी मानसिकता दिखा दी है। जिस प्रकार सीधी में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने हमारे आदिवासी भाई के चेहरे पर पेशाब किया था, ये मानसिकता उसी से झलकती है। बार बार कांग्रेस एक घटना को लेकर सारे आदिवासी समाज के ऊपर अत्याचार होने का प्रमाण करती है। आपके समय में तो बेचारे आदिवासी भाई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आदिवासियों के चेहरों पर पेशाब करते हैं, आदिवासी समर्थक होने की बातें करते हैं, शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने नेताओं ने हमारे पास आदिवासी भाइयों और बहनों को गड्ढे में गाड़ के मार दिया। में होता रहा, हम तो आज धर्म परिवर्तन भी रोक रहे हैं। आप कभी कांग्रेस का कोई आदिवासी विरोधी भाजपा, दलित विरोधी भाजपा, सहरिया को सहन करते हैं। ठीक है, ठीक है। संदीप सिंह साहब के पास जाऊंगा जी। चलिए संदीप सिंह जी, दलित चिंतक है हमारे साथ संदीप सिंह जी। संदीप सिंह जी, दो समुदाय सामने आ गए, रावत समुदाय और जाटव समुदाय सामने आ गए। ये लगता है कि इस चुनाव में, बाय इलेक्शन बहुत छोटा चुनाव है, एक सीट का चुनाव, कुछ भी बदलने नहीं जा रहा है इससे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दो समुदाय आमने सामने आ गए। तोड़ने का काम हो रहा है, बांटने का काम हो रहा है क्या? ये
देखिए, मैं कहना चाहूंगा जिस तरीके से विजयपुर के चुनाव में गुंडागर्दी हुई उसके लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। रामनिवास रावत जो आज तक कांग्रेस के अंदर थे, किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी कभी भी इस तरीके की नहीं की गई। आज जब आदिवासी समाज एकजुट होकर, आज जब जाटव समाज एकजुट होकर मैं भारी तादाद में विपक्ष को वोट देने के लिए जा रहा है, संविधान बचाने के लिए वोट देके जा रहा है, उसी संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ी जाती है। ये किस प्रकार का जातिवाद है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी इस पर क्या कहलाती है? आप बताइए, कांग्रेस के तमाम ऐसे कार्यकर्ता और विपक्ष के तमाम जो संदीप जी, मैं कहूंगा मध्य प्रदेश पर रहिएगा। जी, मैं वही कहूंगा प्रशांत जी, आप सोचिए बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा टूटना विजयपुर के अंदर कितना निंदनीय है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को सुरक्षित नहीं रख पा रही है? क्या विजयपुर के अंदर अगर अशांति हुई तो उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार, मोहन यादव जिम्मेदार नहीं है? आखिर मोहन यादव की नकारा को कौन कबूलेगा? भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता यहां पर बैठी है मंजरी जैन, मैं उनसे यही पूछना चाहूंगा, क्या बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को खत्म करने का ठेका पूरी बीजेपी सरकार ने ले रखा है? अगर आदिवासी समाज, जाटव समाज कांग्रेस संगठन ने ले रखा था। हम तो मंजरी जी जवाब देना चाहती हैं, जल्दी छोटा रिएक्शन मंजरी जी। हम बाबा साहब अम्बेडकर जी का सम्मान करते हैं, गांधी जी के विचारों का सम्मान करते हैं, हम अपने संविधान में आस्था रखते हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाने का, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया था। संदीप जी, बाबा साहब अम्बेडकर को बार बार अपमानित करने का काम यदि किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था। उनको चुनाव हराने का यदि षड्यंत्र किया था तो कांग्रेस ने किया था। हमने तो आपके ज्ञान के लिए बता दूं, श्रीमद साख के कांग्रेस के कार्यकर्ता, उसका अंगूठा काट दिया गया हिंसा के अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे रामनिवास गुंडागर्दी पर आए हैं। रामनिवास से बड़ा गुंडा आज तक भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा जो कांग्रेस के अंदर जो रामनिवास के गुंडागर्दी के कारण पूरे विजयपुर के अंदर कांग्रेस के अंदर तो कोई गुंडागर्दी नहीं हुई, कांग्रेस के अंदर तो कोई गुंडागर्दी हुई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर जब तक वो चल रहे कोई गुंडागर्दी नहीं हुई। जब वो गोडसे की चाल चलने लगे, जब वो संघियों की चाल चलने लगे, गुंडागर्दी नहीं बोल रहे हैं। संदीप जी, आप कांग्रेस इसलिए बोल रहा हूं, जवाब हो गया मंजरी जी। और मेहमान है मेरे साथ में, उनके पास जाऊंगा। जी आलोक वत्स जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब ये 1994 का चंबल नहीं है, 2024 का चंबल है। बहुत पानी बह गया चंबल में, बहुत कुछ बदल गया है, सिस्टम बदल गया, डकैत खत्म हो गए आज भी। लेकिन अगर उस चंबल में एक सीट पर, ग्वालियर चंबल रीजन में अगर एक सीट पर ऐसी तस्वीर पेश आती है तो फिर सवाल बहुत सारे खड़े होंगे सभी सियासी दलों पर। वत्स जी, देखिए प्रशांत जी, अभी आपने कहा कि चंबल में डाकू खत्म हो गए हैं जी। अरे वो तो ईमानदार डाकू थे, वो तो कभी कभी डकैती करते, लेकिन जो खुलेआम जो ये डकैती हो रहा है, जीते कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता। हारी तो वहां की जनता है, पीसी तो वहां की जनता है, दर्दनाक दर्द तो वहां की जनता सह रही है। और अगर कांग्रेस या बीजेपी के पास पुख्ता सबूत हैं तो टेलीविजन पे बोलने के बजाय वो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराते नामजद करके, या कोर्ट में क्यों नहीं ले जाके केस करते कि ये लोग इसमें आरोपित हैं। सिर्फ बोल देने से टेलीविजन पर काम नहीं खत्म होगा। और सही माने में वहां का प्रशासन सो रहा था क्या? ये तो प्रशासन की जिम्मेवारी है कि वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखती। गोलियां चल रही हैं, आगजनी हो रही है, लोग पीटे जा रहे हैं। ये लोकतंत्र में ये सब चीजें कहीं से जायज नहीं ठहराई जा सकती हैं। और मैं अभी सुन रहा हूं एक आदमी वीडियो दिखा रहे थे, मंजरी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के गुंडे थे। तो अगर आप लोगों के पास सबूत है तो उसको पेश कीजिए उन जगहों पर, लोकतंत्र के उन मंदिरों में जहां से न्याय मिलेगा, उस पर आप लोग शांत क्यों बैठे हुए हैं? और निश्चित तौर पर वहां का प्रशासन कमजोर था, लचर था, जिस कारण इस तरीके का हादसा हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। सुरेश शर्मा जी के पास जाऊंगा। जी मैं आ रहा हूं, सुरेश शर्मा जी के पास जाऊंगा। सुरेश शर्मा जी, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग कह रहा है कि सब कुछ शांत है, प्रशासन कह रहा है, पुलिस कह रहा है कि ऐसी कोई घटनाक्रम हुए ही नहीं। आज की घटनाक्रम पर ही पुलिस प्रशासन का इस तरह का रवैया है। मध्य प्रदेश की सियासत को आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं, आखिर ये किस दिशा में जा रहा मामला? सुरेश शर्मा जी। बीजेपी का जो चुनाव था वो एक ऐसे क्षेत्र का चुनाव है जहां हिंसा स्वाभाविक रूप से चुनाव में होती रही है, इससे पहले भी हुई है।
और मुरैना का और ये आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ हिंसात्मक गतिविधियां पहले से रही है जी। इसलिए ये अप्रत्याशित नहीं था। ये जरूर है कि इसमें प्रशासन को पहले से सतर्कता बरतना चाहिए थी जी। दूसरी बात इसमें यह है कि जो जीतू पटवारी साहब की तरफ से जो बातें कही गई हैं, उसमें उन्होंने वही वीडियो जारी किए हैं जो वीडियो सार्वजनिक डोमेन में हैं जी। तो इसलिए कोई उन्होंने बहुत ऐसा एक्सक्लूसिव जानकारी लेके आए हों कि इसमें अमुक व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति ऐसा कर रहा है और फिर वो कांग्रेस का है या भाजपा का है, इस तरीके के आरोप जो कांग्रेस भाजपा की तरफ से लगाए हैं वो कहीं भी स्पेसिफाई दोनों पक्षों की तरफ से नहीं किए गए। इसलिए ये केवल राजनीतिक स्टेटमेंट है, इसका धरातल से कोई लेना देना नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो बाबा साहब अंबेडकर का चित्र है, वो प्रतिमा, मुझे नहीं लगता कि वो प्रतिमा मानना चाहिए, क्योंकि एक पत्थर के ऊपर उनका चित्र बनाया हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के युग में भी इतना, जब हम संविधान पर इतनी लंबी लंबी चर्चाएं कर रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव में प्रभावित हुआ है, उसके बाद भी ऐसी गंभीर घटना हो गई, ये बहुत चिंताजनक है। लेकिन ये कह देना किसी भी व्यक्ति के द्वारा कि बाबा साहब अंबेडकर, अब आप संविधान की बात एक लाइन में आपके सामने रखना चाहता हूं। संविधान जिस दिन लागू हुआ था, 1.25 साल में, 1.5 साल में ही उसके अंदर 11 संशोधन हो गए थे। तो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान तो इस भारत में है ही नहीं। ये संविधान तो जो है नेहरू जी और इंदिरा जी ने प्रियम्बल बदला, तो ये वो वाला संविधान है। इसलिए आप बार बार ये कहते हैं कि ये बाबा साहब का संविधान है, मुझे लगता है कि वो लोग समझने की जरूरत है, थोड़ा पहले समझ ले, क्योंकि 1951 में जो पहला संशोधन हुआ है वो 11 संशोधन हुए। पहले संशोधन में 11 संशोधन हुए, इसमें 2 नए एडिशन। तो संविधान सभा ने जो बातें नेहरू जी की नहीं मानी, वो उन्होंने संसद को आते ही प्रारंभ करके वो संशोधित कर लिए। इसलिए ये एक बड़ा विवाद का है, इस पर नहीं ठीक है, ये वाकई ठीक बात है जी। सुरेश शर्मा जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, संतोष गौतम जी के पास जाऊंगा। संतोष गौतम जी, वत्स जी जो बात कह रहे हैं वो बात फिर मैं दोहरा रहा हूं कि भाई आप लोगों के पास तमाम प्लेटफॉर्म थे, केवल वीडियो दिखाने पर से बात हो गई। सुरेश शर्मा जी कह रहे हैं वो वीडियो तो पब्लिक डोमेन में है, आपने नया क्या कुछ कर दिया? आपके पास अगर वाकई कुछ था तो आपके पास कोर्ट है, पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही है तो जाए ना, पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर बात करिए। एक सीट का मामला है, बहुत कुछ होने जाना नहीं है जी। देखिए प्रशांत जी, मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर बात कर रहा हूं, और मैं तो कह रहा हूं नामजद बंटी रावत का नाम लेकर, तो जो पब्लिक डोमेन में बात है वो सबके सामने है ना, हम कोई अलग से तथ्य नहीं ला रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मूल मुद्दा यह है कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई। प्रशासन सोया हुआ था, किसी के दबाव में था। वो तो पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार के डर से बौखलाई और उस प्रकार के षड्यंत्र कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अभी कह रही थी कि हम गांधी जी के विचारों को मानते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि गांधी के हत्यारों के विचार, पूरा अधिकार है जाने का। अगर सत्ता पक्ष नहीं सुन रहा है, हमारी आपकी आम जनता की अगर सत्ता पक्ष नहीं सुनता है, तब किससे आशा होती है? विपक्ष से। आप भी प्रशासन पर सब डाल, निश्चित रूप से। प्रशांत जी सुन लीजिए, प्रशांत जी मेरी बात हो जाने दीजिए पूरी। वत्स जी कुछ कहना चाहते हैं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं। माफी के साथ रोकना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ रुक करेंगे। विष्णुदेव साय